बीच में पूरा भी काट दे कोई ना। बागवान साथियों नमस्कार, मैं डिम्पल पांचटा, मेंबर बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी नौनी सोलन। बागवान साथियों, जैसा कि आप लोग देख ही चुके होंगे, आज हम अपने बगीचों में फ्रूट थिनिंग का कार्य शुरू कर रहे हैं। आज आपको फ्रूट थिनिंग कैसे की जाती है, किस हिसाब से अपने फ्रूट रखे जाते हैं, क्यों जरूरी है फ्रूट थिनिंग, इसके क्या, इन सब बातों पर आज हमारी चर्चा होगी। सबसे पहले सभी फेसबुक लाइव में जुड़े हुए मेरे बागवान साथियों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आजकल बागवान साथियों फ्रूट थिनिंग का बहुत ही उपयुक्त समय है। जिन बागवान साथियों के अच्छी क्रॉप लगी है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करता हूं कि आपको किस हिसाब से फ्रूट थिनिंग करनी चाहिए। उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा कि फ्रूट थिनिंग के लिए सबसे जरूरी है आपका माइंडसेट, कि क्या आप फ्रूट थिनिंग करना चाहते हैं। बागवान साथियों, जैसा कि आप लोगों को सर विदित ही है कि हमारे जो क्रॉप है वो रेगुलर नहीं आती है। मतलब एक साल सेब लगेंगे, दूसरी साल सेब नहीं लगेंगे। अगर उस चीज को हमने ब्रेक करना है तो उसके लिए हमारे को फ्रूट थिनिंग बहुत ही जरूरी है। उसके साथ साथ क्वालिटी फ्रूट को प्रोड्यूस करने के लिए, जिसमें अच्छा साइज हो, अच्छा कलर हो और जिसकी अच्छी शेप हो, उसके लिए बहुत जरूरी है आपके फ्रूट थिनिंग। बहुत सारे बागवान साथी ये सोचते हैं कि अगली साल किसने देखी, हम इसी साल फ्रूट रहने देते हैं। उसका नुकसान आपको ये होता है कि इस साल तो आपकी क्रॉप आ गई, मगर नेक्स्ट ईयर आप पूरी तरह क्लीन हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं, आपके कोई भी फ्रूट सेट नहीं होता, यहाँ तक कि फ्लावर भी नहीं आता। जैसा कि इस साल भी बहुत सारे ऑर्चर्ड में आप देख रहे होगे अपने, या आप लोग देख रहे होगे कि जो दूसरे साल भी है वो फ्लावर नहीं आता है। उसका मेन रीजन होता है हमारा एक्सेस क्रॉप। जब भी आपके बगीचों में एक्सेस क्रॉप हो तो आप जरूर फ्रूट थिनिंग पे, क्योंकि एक बार का खाया हुआ नहीं चलता और एक बार का कमाया हुआ कभी नहीं चलता। क्या आप एक बार खाए बिना रह सकते हैं कि आज आपने खाना खाया और एक महीने तक आप बिना खाए रह लेंगे? ऐसा नहीं होता है, आपको रेगुलर खाना पड़ता है। वैसे ही आपको पेड़ का भी और सेब का भी ध्यान रखना है कि रेगुलर वो क्रॉप कैसे देता है। उसके लिए मैं आपको सबसे पहले शुरू करूंगा कि फ्रूट थिनिंग कैसे की जाती है। आप जैसे यहां पर देख पाएंगे, ये हमारा बीमा यहां से निकला है, ये खाली है और यहां पर हमारे पास 3 फ्रूट है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें सिलेक्शन करनी है कि सबसे अच्छा फ्रूट कौन सा और बड़ा कौन सा। सबसे सेंटर वाला सबसे बड़ा है। जब भी आप कटिंग करें तो ऊपर से बिल्कुल ऐसे काटे, कभी भी आपको नीचे से कट नहीं करना है, हमेशा ऊपर से कट करना है, बिल्कुल यहां से। और इस डंडी को आप ऐसे ही रहने देंगे, कुछ दिनों में ये सूख जाएगी और झड़ जाएगी। और कभी भी इसको यहां से ब्रेक नहीं करना पीछे से। अगर आप इसको ऐसे तोड़ते हैं तो यहां पर घाव हो जाएगा पीछे और फंगस भी यहां अटैक करेगी।
जो भी छोटा फ्रूट है उसको आप अभी कट डाउन कर दे। जैसे आप यहां देखेंगे, यहां 4 फ्रूट है, सिंगल फ्रूट पे और उसके साथ साथ एक फ्रूट थिनिंग आती है हमारी कलमों की। अगर आप देख पाएंगे कि मेरे बगीचे में पॉलिनेशन के लिए हमने क्या करा है, जो पौधे के साथ वाले उगते हुए शूट है उसके ऊपर ग्राफ्ट करा है रेड गोल्डन, ग्रैनी स्मिथ। आप देखेंगे इसमें यहाँ रेड गोल्डन की ग्राफ्ट है, एक छोटी सी यहाँ पर इसमें भी एक गाला की ग्राफ्ट है, बिल्कुल छोटी सी। और इसके साथ साथ आप एक थर्ड पॉलिनेशन देखेंगे यहाँ पे, और ये है ग्रैनी स्मिथ का। बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है बागवान साथियों, खास तौर पर जो आपकी पौधों के अंदर पॉलिनेशन के लिए आपने जो कलमें रखी है उसमें हमारी क्या प्रैक्टिस है वो मैं आपसे शेयर करता हूं। जो भी प्लांट के अंदर आपने ग्राफ्ट किया है, ग्रैनी स्मिथ है, रेड गोल्डन है, गोल्डन है या कोई भी दूसरा पॉलिनेशन है, तो जो रेड गोल्डन होगा ग्राफ्ट के अंदर उसको मैं कोशिश ये करता हूं कि 100% कट डाउन करके नीचे गिरा दूं। उसके पीछे का, उसके साथ साथ जो ग्रैनी स्मिथ है उसमें हम बहुत ही कम, कहीं कहीं पर एक एक फ्रूट रखेंगे एक बड में, और वो भी बहुत ही कम। मतलब मुझे ये लगता है कि हम 98% के करीब हम कट डाउन कर देते हैं कलमों में जो अंदर ग्राफ्ट की होगी। प्लांट में हम लगभग 70 से 80% तक फ्रूट थिनिंग करेंगे या 90 तक भी करेंगे, मगर जो कलम है उसको कोशिश हम ये करेंगे पूरी तरह कट डाउन कर दे। उसके पीछे का रीजन क्या है बागवान साथियों, बहुत बार आप लोग देखेंगे या इस साल भी आपके साथ हुआ होगा कि जो पॉलिनेशन आपने लगाया है उसका ही फ्रूट सेट नहीं हुआ है। बहुत सारे बागवानों की ये प्रॉब्लम आएगी कि पॉलिनेशन में फूल आया और वो सेट नहीं हुआ। उसका मैं क्या रीजन मानता हूं कि वो पॉलिनेशन वैरायटी है, लास्ट ईयर एक्सेस क्रॉप थी जिसकी वजह से वर्ड वीक था, मगर पॉलिनेशन वैरायटी होने की वजह से उसमें फ्लावर तो आ गया, मगर उसमें वो ताकत नहीं थी, वो न्यूट्रिशन नहीं थी, जिसकी वजह से वो खुद ही सेट नहीं हो सका। बहुत सारे बागवान साथियों की शिकायत रहती है कि क्यों हमारे पॉलिनेशन भी काम नहीं करता। उसका बड़ा रीजन है, हमारे ऑर्चर्ड में हम जब पूरी तरह कट डाउन करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट ईयर का फ्लावर बड आएगा, चाहे वो तादाद में ही कम क्यों ना हो पॉलिनेशन में, मगर उसकी पॉलिनेशन क्वालिटी बहुत ही हाई रहती है। आप लोगों को बिल्कुल सुनिश्चित करना है कि जो पॉलिनेशन है उसको आपने पूरी तरह कट डाउन करना है, कोई भी फ्रूट उसमें नहीं रखना, खास तौर पर जो अंदर ग्राफ्ट होगा आपका कलम के अंदर, पौधे के अंदर सॉरी। मगर अगर आपके प्लांट है, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये वाला प्लांट हमारा यहां पर ग्रैनी स्मिथ का है, ये पूरा ही प्लांट हमारा ग्रैनी स्मिथ का है। मगर जो ग्रैनी स्मिथ का प्लांट है, बड़ा पेड़, इसमें लगभग हम 80 से 90% तक फ्रूट को कट डाउन करके ड्रॉप कराएंगे, ताकि अगले साल ये बहुत ही बेहतर पॉलिनेशन के लिए तैयार रहे और अपनी एनर्जी को स्टोर करके रखे। दूसरा इसका बेनिफिट क्या मिलेगा, जो ग्रैनी स्मिथ खास तौर पर हमारे पास है, मेरा रेड गोल्डन में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि वो बिकता भी इतना अच्छा नहीं है, हमेशा मुझे लगता है कि उसमें तो खर्चा ही पूरा निकलता है, तो हमारा इतना ध्यान नहीं होता। खास तौर पर जो कलमों वाले हैं, क्योंकि उसमें कलर भी नहीं आता। रेड गोल्डन के जो आपके प्लांट है उसमें फिर कलर आ जाएगा आपके, मगर जो कलमें होती है अंदर उसमें नहीं आता और वो बहुत ही खराब एप्पल होता है अंदर, तो इसलिए हम उसको मैक्सिमम कट डाउन करते हैं। उसका काम पॉलिनेशन करता है, उसने पॉलिनेशन किया और उसको फिनिश कर दिया हमने। उसके बाद जो ग्रैनी स्मिथ है उसको हम बीच बीच में फ्रूटिंग रखेंगे। उससे क्या हो जाता है हमारे कि जो हमारा फ्रूट का साइज होगा
जैसे आप अमूमन ही देखते हैं कि जो ग्रेनी स्मिथ जब मैं प्लग करता हूँ बहुत अर्ली हार्वेस्ट कर देता हूँ। उसका बड़ा रीजन है कि मेरे पास साइज अच्छा होता है। साइज अच्छा होता है उसका बड़ा रीजन है कि हम फ्रूट थिनिंग बहुत हाई करते हैं ग्रेनी स्मिथ में, और फ्रूट क्वालिटी भी बहुत ही शानदार होती है। और तभी आप देख पाते होगे कि भी 1200 से लेकर 1500 तक हम एक 10 kg का ग्रेनी स्मिथ का बॉक्स बेच पाते हैं, जबकि मार्केट उस वक्त बहुत ही डाउन होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके सेब, खासतौर पर चाहे आपके स्पर या रॉयल लगे हैं इस साल, चाहे नहीं भी लगे, मगर पॉलिनेशन लगा है तो उसको भी आपको कट करना होगा। आप उसका लालच ना करें। अगले साल, इस साल आप देखेंगे बहुत सारे लोगों के मैं वो भी देख रहा हूं कमेंट्स कि फ्लावर सेटिंग की प्रॉब्लम है। तो बागवान साथियों, सेटिंग की प्रॉब्लम क्यों है? एक तो आपका पॉलिनेशन वीक है, दूसरा बड़ा रीजन है कि जो पॉलिनेशन था उसने काम नहीं किया। उसका बड़ा रीजन था कि वो वीक पॉलिनेशन हुआ था। हमारे ऑर्चर्ड में कभी भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है कि फूल आए और सेब ना लगे। हाँ, अगर फ्लावर ही नहीं आएगा, बहुत सारे ऐसे पौधे भी होते हैं हमारे ऑर्चर्ड में। मुझे लगता है कि इस साल भी कोई 30-40 पौधा पूरे ऑर्चर्ड में ऐसा होगा जिसमें फ्लावर ही नहीं आया, या आया तो बहुत ही कम आया। ये प्रॉब्लम मेरे अपने ऑर्चर्ड में 2018 के बाद शुरू हुई। 18 तक ऐसे सिर्फ 4 से 5 प्लांट हमारे पास थे जिसमें ये प्रॉब्लम आती थी। अब थोड़ा सा बढ़ गया है। उसके बाद हमने रेगुलर ही बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रूट थिनिंग की ओर गए, क्योंकि उसको रिटर्न उसी पोजीशन में लाने के लिए 2-3 साल तो लगेंगे। इस साल हम हर साल हम रेगुलर काटते हैं, इस साल हम थोड़ा ज्यादा काट रहे हैं। अमूमन हम लगभग 85 से लेकर 90% तक कट डाउन कर रहे थे, 80-90 के आसपास फ्रूट थिनिंग कर रहे थे। इस साल मेरा जो अपना टारगेट है वो 90 से लेकर 95% के आसपास में फ्रूट थिनिंग की ओर जाऊंगा। लगभग इतना फ्रूट हम कट करके नीचे फेंकेंगे। उसके साथ साथ एक बढ़िया बात ये हो जाती है फ्रूट थिनिंग में कि कोई भी दाग है, किसी की कीड़े ने आपका फ्रूट को डैमेज किया है, उसको भी आप अभी काट दे। बहुत सारी जगह ओलावृष्टि हुई है। अगर आपको लगता है कि कोई फ्रूट ऐसा है जिसमें दाग है और एक ऐसा है जिसमें नहीं है, तो दाग वाले को आप काट सकते हैं। या किसी को में कीड़ा लगा है, सैला लगा है, उसको भी आप कट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद जो भी आपका फ्रूट बचेगा वो आपके पास क्वालिटी फ्रूट बचेगा। इसके साथ साथ बागवान साथियों, अगर हमने इंटरनेशनल लेवल पे या अपने जो लोकलाइज है हमारा और कम्युनिटी, एप्पल कम्युनिटी, उसमें अगर कंपटीशन लेना है, जैसे कि आपको पता ही होगा इस साल से केजी के हिसाब से बिक्री पे सरकार ने आदेश दिए हैं, जो कि एक सराहनीय ही पहल है और अच्छा कदम है। तो जब आप केजी के हिसाब से जाएंगे तो आपको फ्रूट क्वालिटी की ओर निश्चित तौर पर जाना पड़ेगा। अगर आप नहीं जाएंगे तो आपको मंडी में अपने फलों के उचित दाम नहीं मिल पाएंगे। इसीलिए फ्रूट थिनिंग बहुत ही कंपल्सरी और जरूरी है। इसको अपनी पूरी वर्ष की एक्टिविटी का अहम हिस्सा जरूर माने। मगर इस साल बारिश अच्छी होने की वजह से वेजिटेशन बहुत अच्छी आ रही है। अगर आप देखेंगे तो 1 से 1.5 फीट की ग्रोथ अभी आ चुकी है हमारे प्लांट में, जो कि एक अच्छा साइन है। लास्ट ईयर के प्लांट हमारे स्ट्रेस में बहुत ही ज्यादा हो गए थे ड्रॉट की वजह से। इस साल बहुत अच्छी वेजिटेशन है, मगर इस वेजिटेशन को भी हमारे को कंट्रोल करना है। जो आपको अगली साल की क्रॉप देते हैं वो कार्य होगा हमारा समर प्रूनिंग का, क्योंकि वेजिटेशन जब आएगी तो छिट्टा ज्यादा पैदा होगा पौधों में। जब छिट्टा ज्यादा पैदा होगा तो आपके बीमा बड़ा कम बनता है। तो जैसे ही आपका बीमा कम बढ़ेगा तो अगले साल फिर से क्रॉप की प्रॉब्लम आपको आएगी। हमारे यहाँ भी पानी के साथ मतलब 2-1 सेकंड का ओलावृष्टि हुई हवा के साथ, तो कहीं कहीं मुझे लगता है कि एक पेड़ में शायद 40 से 50 ऐसे फ्रूट हो गए जिसके ऊपर छोटा सा एक या दो दाग पड़े। तो उसको भी हम अभी कट डाउन करेंगे। अगर आप यहाँ देख पाएंगे, आप देखिए ये हमारा फ्रूट पूरा सेफ है, ये वाला हमारा सेफ है। अगर आप यहाँ देख पाएंगे तो इसमें थोड़े से 1-2 दाग पड़ा है, सामने वाला फिर सेफ है। तो जो ये दाग वाला है इसको हम कट डाउन करेंगे और इसमें जो बहुत ही बढ़िया है उसको रखेंगे।
यहां भी आप देखिए एक छोटा सा, बिल्कुल ये रिकवर हो जाएगा, बहुत ही छोटा सा, अगर आप देख पाएंगे छोटा सा दाग है। तो जो ये छोटा सा दाग है इसको भी हम कट डाउन करेंगे। इस बीमे में हमारे एक फ्रूट यहां है और बीच बीच में आपको पूरा ही बीमा खाली भी करना है। साथ में यहां पर जैसा कि आपका ये बीमा है, इसमें हमारे 3 बीमे थे आगे निकले हुए, 1, 2 और 3। इसमें हमने 2 में सिंगल सिंगल फ्रूट रखा है और ये जो तीसरा बड है इसको हमने पूरी तरह खाली कर दिया है। तो जो ये खाली किया बड है, अगर आप इसके साथ यहां देखेंगे एक नया बीमा डेवलप हो रहा है जो हमारे नेक्स्ट ईयर के लिए काम आएगा। तो जो ये नेक्स्ट ईयर के लिए बीमा काम आएगा, तो इसमें तभी फ्रूट लगेगा जब आप इसके फ्रूट को ये इस साल कट डाउन करेंगे। ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण कार्य है आपके रोजमर्रा का और आपके बगीचों के मेंटेनेंस का। तो आपको इसको बखूबी करना है और अच्छे तरीके से करना है अगर आप रेगुलर क्रॉप लेना चाहते हैं। मूल मंत्र हर साल फूल आने का और सेब लगने का है पॉलिनेशन, उसके बाद है आपकी फ्रूट थिनिंग, उसके बाद है बैलेंस न्यूट्रिशन। ये तीनों ही चीजें आप एक कैटेगरी में रख ले तो कोई दोहराई नहीं होगी। हाँ, इन्वायरमेंट का फर्क पड़ता है, जैसा कि बहुत ही एडवर्स कंडीशन इस साल रही, तो जिसकी वजह से बहुत सारे फार्मर के फ्रूट सेटिंग नहीं हुई। तो आपको इससे हताश नहीं होना है। अगले साल के लिए आप कैसे बेहतर तैयारियां कर सकते हैं उस पे भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। उसके साथ साथ एक क्वेश्चन और जो मुझे सोशल मीडिया पे पूछा जा रहा था वो था कि अगर हमारे इस साल क्रॉप नहीं लगी तो क्या हम इस साल की जो मैनेजमेंट है उसको पूरी तरह करते रहे बगीचों में। तो बागवान साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा, अगर आपके फ्रूट सेटिंग इस साल कम हुई है किसी के भी, तो आपको एक्स्ट्रा खर्चा कुछ नहीं करना है। खासतौर पर न्यूट्रिशन जो आप फॉलियर के माध्यम से देने वो बिल्कुल भी नहीं देनी है। ऑलरेडी आपके प्लांट में या जमीन के अंदर जो भी न्यूट्रिशन है वो प्लांट अपने पास रिजर्व कर देगा। इतनी खाद की जरूरत भी नहीं है आपको। अगर आप नहीं भी डालेंगे एनपीके फिर भी आपका चल पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि ग्रोथ कम है आपके बगीचों में, फिर आप नाइट्रोजन की ओर ज्यादा जाए। अदरवाइज आपको ऐसा भी कुछ भी नहीं करने की ज्यादा एक्स्ट्रा जरूरत है। अगर सेब नहीं लगे हैं तो यहां भी आप अपने पैसे की बचत कर सकते हैं। अगले साल तो ऐसे भी लगने, मगर जिनके लगे हुए हैं उनको बहुत ही ज्यादा मेहनत की जरूरत है। न्यूट्रिशन आपको फॉलियर के माध्यम से भी देनी पड़ेगी और सॉइल के माध्यम से भी। और मैं अब अपने बगीचे में लगभग सेकंड टाइम में नाइट्रोजन का एप्लीकेशन कर चुका हूं। एक मैंने ग्रीन टिप के आसपास एक डोज डाला था और जो दूसरा डोज था वो हमने अभी हमारे पीनट या उससे नीचे उसके आसपास हमने डाल दिया है। तो ये हमारी तैयारी है नेक्स्ट ईयर की भी। आपको इसी साल का ध्यान नहीं रखना है बल्कि अगले साल का भी रखना है। बहिद्दर श्रेष्ठा जी का क्वेश्चन है कि पत्ते खराब हो रहे हैं, पीले पड़ रहे हैं। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा, अभी फिलहाल बगीचों में ऐसी कोई भी बीमारी नहीं आई है जिसकी वजह से पत्ते पीले हो रहे हैं। जो पत्ता पीला हो रहा है वो आपका लीफ कर्ल और मोज़ेक वायरस है, जिसका कोई भी इलाज नहीं है। ऐसे पौधों को आप मार्किंग कर दे और अगले साल से उसका ध्यान रखें। और जैसे कि हमने आपको बताया था कि भाई इंसेक्टिसाइड का कम इस्तेमाल, आप देखें कि हमने इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं किया। अभी हम फ्रूट थिनिंग कर रहे हैं तो मुझे एक सिंगल फ्रूट भी ऐसा नहीं मिला जिसको कीड़े ने खाया है, क्योंकि टेम्परेचर लो था। जो हमारी सुंडी थी वो पैदा नहीं हुई। अब तो पौधा सेब का साइज भी बड़ा हो गया है, अब तो ऐसे भी नहीं लगती है। तो बीच में बहुत ही रेयर उसमें सेला का निशान है। आप देखेंगे फ्रूट में डिंपल से पड़े अंदर को, बिल्कुल ऐसे डिंपल से पड़े हैं। तो वो डिंपल जो पड़ते हैं वो पड़ते हैं हमारे सेला से। सेला एक छोटा सा ग्रीन सा कीड़ा होता है जो फ्रूट के ऊपर लगता है और उसको चूसता है।
तो वहां पर घाव पड़ता है और वहां पर जब वो हील होता है तो वो डिंपल का रूप ले लेता है। तो जो अब बड़ी महत्वपूर्ण बात आ रही है कि आप फ्रूट साइजिंग के लिए क्या डालेंगे, तो सबसे पहले जो हमने डाला है, अभी हमने नाइट्रोजन 2 बार दे दी है। अगर ओला है गणेश जस्टा जी का है कि अगर और ओला आया तो ये भी खराब हो जाएगा। गणेश जस्टा जी, कुदरत हमारे हाथ में नहीं है, मगर हम अपनी मेहनत करना नहीं छोड़ सकते हैं। दूसरी बड़ी बात है कि ओला आएगा, भगवान ना करे किसी भी बागवान के लिए ओला पड़े मगर अगर फिर भी आता है तो मैक्सिमम हाइट्स में आता है, और मैक्सिमम लोग अब हेल नेट के माध्यम से या एंटी हेल गन के माध्यम से उसको कोशिश कर रहे हैं कुदरत से लड़ने की। तो वहां तो सभी लोगों के लगभग अब हेल नेट्स का कार्य पूरा हो चुका है, या कुछ लोग लगा रहे हैं, कुछ लोग असमर्थ है लगाने में, तो वो लोग भी इंस्टॉल कर दे। उसके बाद आता है कि जहां मैं अभी बैठा हूं, ये हमारा लो हाइट का ऑर्चर्ड है। यहाँ जो ये छोटी सी बजरी आई लगभग 1-2 सेकंड की हवा के साथ, मुझे लगता है कि कोई 15 साल के बाद आई। हमारे यहाँ ओला नहीं आता है। लो हाइट्स में बहुत कम एरिया ऐसे है जहां पर ओला वृष्टि होती है, हाइट्स में होती है, वहां आप एंटी हेलनेट का। और दूसरी बड़ी बात आती है कि भी कि कुछ लोग ये बोलते हैं कि कुछ लोग ये बोलते हैं कि ओला जब आता है, तो बागवान साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा मेरा अपनी प्रैक्टिस क्या बोलती है। अगर आपके ओला बहुत आ जाए तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्या क्या करना है। बिल्कुल आपको मेहनत करनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो असमर्थ। तो मुझे ये लगता है कि फ्रूट डैमेज जब हो जाता है ओले से, तो वो बी ग्रेड ही होता है। वो कोई भी दवाई उसको पूरी तरह हील नहीं कर सकती है फ्रूट को। मगर हम जो थोड़ा सा न्यूट्रिशन देते हैं, या एग्रोमीन, मल्टीप्लेक्स, यूरिया, बोरॉन, जिंक, वो प्लांट जो स्ट्रेस में जाता है उससे बाहर निकालने के लिए देते हैं, और जो नई पत्तियां आएगी वो स्वस्थ आए ताकि भोजन बन पाए। तो जब भोजन बन पाएगा तभी स्वस्थ बीमा डेवलप होगा। क्रॉप तो इस साल की खराब होगी, मगर अगले साल के लिए हमारी मेहनत रहती है। तो मगर अगर आप किसी भी दवाई को इस पर्पज से डालें कि पूरी तरह रिकवर करेगी, तो ये गलत धारणा है। फ्रूट के दाग पूरी तरह रिकवर और मिटते किसी भी दवाई से नहीं है। सिकंदर आजाद जी, ओला आया है, पत्ते खराब हो रहे, क्या करूं? पत्ते खत्म कर दिए हैं ओले ने। तो सिकंदर जी हताश ना होए, किसी के लिए ओला नहीं गिरना चाहिए। पूरी साल की मेहनत है हमारी इसमें। आपको जिंक 100 ग्राम चिलेटीट, बोरॉन 200 ग्राम, यूरिया लगभग 1.5 से 2 किलो स्प्रे के माध्यम से एप्लीकेशन करनी है। साथ में उसमें आपको सिस्टेमेटिक फंगेसाइड कोई भी एक ऐड कर देनी है। आप सॉइल के माध्यम से भी नाइट्रोजन दे सकते हैं। जो नया पत्ता आपका आएगा वो बहुत बढ़िया आएगा। बिल्कुल जोगिंदर खशिया जी, हमारे चेणू में ओलावृष्टि इसलिए भी नहीं होती क्योंकि हम लो हाइट वाले, हाइट में ज्यादा आते। तो यहाँ हमारा नेटिंग नहीं है, मगर हमारा जो मिडल हाइट है जो 6,6500 से ऊपर है, वहां हमारा टोटल कवर है एरिया। सतपाल शर्मा जी, नाइट्रोजन आपको सॉइल के माध्यम से भी देना है, स्प्लिट डोजेज में तोड़ के। और जो सॉइल के माध्यम से आप खासतौर पर फलदार पौधों में देंगे, उसमें आपको ध्यान रखना कि वॉलनट के साइज से पहले पहले हमारे को नाइट्रोजन देनी है, उसके बाद नहीं देनी है, फिर आपके कलर प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। सनी नेगी जी, ट्राइकेंटानॉल के साथ HMO कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। किसी भी ऑयल के साथ आप कोई भी चीज मिक्स नहीं कर सकते। ब्लैक स्पॉट पड़ रहे हैं, बिल्कुल वो वायरस है मैक्सिमम।
आपको मॉनिटरिंग करनी है। इस साल थोड़ा सा स्कैब का खतरा हो सकता है। कभी भी आप अपने बगीचों में जाए, अपने पत्तों की मॉनिटरिंग करें। पत्तों में अगर किसी भी तरह का उभरा हुआ सा भाग देखे, उसमें जरूर चेक करें। अगर आपको आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम है तो अपने गूगल पे जाइए और वहां पर स्कैब सिम्टम इन एप्पल टाइप करिए, कुछ भी लिखिए उसमें स्कैब, तो आपके सामने पिक्चर आ जाएगी कि उसके सिम्टम क्या क्या है, आपको पत्तों में कैसे उसको आइडेंटिफाई करना है या फ्रूट पे कैसे। अगर फिर भी आपको पता ना लगे तो नजदीकी उद्यान विकास अधिकारी के ऑफिस में जाइए, वहां पे चेक करा सकते हैं। निशांत शर्मा जी, छोटे प्लांट में वेजिटेशन के लिए आपको एनपीके देना है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की जरूरत है, और उसको तोड़ के दीजिए मुट्ठी मुट्ठी करके या थोड़े थोड़े दाने करके, और रेगुलर हर 15-20 दिन में डालते रहे। हर 15 दिन में डाले तो ज्यादा बेहतर है, ओवर डोजिंग ना करे। इंडेक्स के साथ कैल्शियम बोरॉन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 04932, जब आप 04932 डाल रहे तो जिंक बोरॉन डालने की आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि फिर एक्स्ट्रा खर्चा पड़ेगा आपको, आपको नहीं डालना है। टेबोकोनाजोल के साथ 18-18-18 डाल सकते हैं। प्रवीण वर्मा जी, बिल्कुल आप डाल सकते हैं न्यूट्रिशन, ऐसा कोई इशू नहीं है। बेलीराम नेगी जी, अगर आप स्प्लिट गैप में करना चाहते हैं अलग अलग, तो आपको लगभग 4 से 5 दिन का गैप तो देना ही पड़ेगा। अमेज एक्सेल प्रयोग किस कारण, स्ट्रेस से बाहर निकालने के लिए। क्लोरोफिल अच्छा सीवीड है बेसिकली ये, और ये नॉर्वे से है, नॉर्वे का सीवीड है। तो ये आपके क्लोरोफिल के लिए, फ्रूट साइज के लिए, फ्रूट क्वालिटी के लिए, स्ट्रेस से बाहर निकालने के लिए। जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, प्लांट ड्रॉट में भी स्ट्रेस में जाता है, ज्यादा बारिश में भी स्ट्रेस में जाता है, ओलावृष्टि में भी स्ट्रेस में जाता है, और ओवर क्रॉपिंग में भी स्ट्रेस में होता है प्लांट। जब ज्यादा फसल लग जाए फिर भी प्लांट स्ट्रेस में रहता है। इसलिए स्ट्रेस को ये बाहर निकालता है, स्ट्रेस से प्लांट को, और हेल्प करता है प्लांट की भोजन बनाने में, पौधे को स्वस्थ रखने में। मोहम्मद इकबाल जी, मैरीवॉन, कोई भी आप मैरीवॉन डालिए या दूसरे मॉलिक्यूल डालिए, सारे मॉलिक्यूल अच्छे होते हैं, बशर्ते आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी टाइमिंग सही हो, डिजीज मैनेजमेंट में आपका शेड्यूल बहुत बढ़िया हो। अदरवाइज आप कोई भी दवाइयां डालिए, वो आपको लगेगा कोई भी काम नहीं करे। और दूसरा है पानी का पीएच। पानी का पीएच फ्रेश वाटर में ही स्प्रे करें। स्टोर वाटर है तो आपको पीएच डाउन करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हेक्साकोनाजोल के साथ 18-18 बिल्कुल कर सकते हैं आप। पीजीआर की पीन स्टेज पे कुछ लोग करते हैं, निट्स गोपा जी, तो पीनट के आसपास 100 ml का डोज भी डालते हैं कुछ लोग। मैं तो नहीं डालता हूं, क्योंकि हम पहले ही कर चुके होते हैं। श्याम जी, बीमा मजबूत के लिए जो हम अभी बता रहे हैं आपको, वो सारा बीमा ही मजबूत करेगा। सुनील जिंटा जी, हमें अमोनियो एसिड फ्रूट साइज पे काम करेगा, बिल्कुल करेगा। सारी भी कोई भी आप स्टूमुलेंट डालते हैं, बायो स्टूमुलेंट डालते हैं या केमिकल में कुछ भी डालते हैं, वो फ्रूट साइज के लिए ही डाला जाता है। अंशुल श्याम जी, पीएच लेवल डाउन करने के लिए, अंशुल जी एक HCl टेक्नोलॉजी होती है जो मुझे डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी से पता लगा, मगर अब किस किस कंपनी के पास है, मगर जो मैं यूज कर रहा हूँ वो ICL के जो भी न्यूट्रिशन रेंज है उसमें ऑलरेडी वो टेक्नोलॉजी है। पहले हम उसको डालते हैं, पानी का पीएच डाउन करते हैं, और उसके बाद ही हम फंगिसाइड उसमें ऐड करके स्प्रे करते हैं। उसका फायदा ये हुआ कि जो स्प्रे हम 10-12 दिन में करते थे, आज वो 20 से 25 दिन का शेड्यूल के हिसाब से करते हैं। कॉरोट के लिए प्रेम जी, जो हम आप स्कोर डालते हैं, कॉन्टाफ डालते हैं, बेबिस्टीन डालते हैं, पिंक बर्ड पे, पेटल फॉल पे, वो सारा कॉरोट के लिए ही होता है। सन्नी ठाकुर जी, ठंड बहुत है, ओला ज्यादा पड़ रहा है, बिल्कुल बहुत ही ग्लोबल वार्मिंग का ही हिस्सा है। इतनी बरसात हमने भी कभी नहीं देखी थी, इतनी उम्र होगी हमारी, हमने नहीं देखी ऐसी बरसात।
एचएमओ का सही टाइम बिल्कुल जो अभी आजकल का समय है, खासतौर पर लो और मिडल हाइट में, वो उपयुक्त समय है। अब आगे जैसे ही ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, मौसम साफ होगा, वैसे ही माइट का खतरा आएगा। तो आप एचएमओ की स्प्रे 2 लीटर 200 लीटर पानी के हिसाब से अपने बगीचों में कर सकते हैं। इस साल ऑलरेडी शेड्यूल थोड़ा डिले हो चुका है बारिश की वजह से। मेरा अपना शेड्यूल जो पेटल फॉल की स्प्रे थी वो कहीं ना कहीं पीनट पे की, क्योंकि मौसम ही बहुत खराब था। अगर हम सुबह अर्ली करें तो पत्ते गीले थे। अगर पत्ते, क्योंकि हमारा एरिया शेडी में है, सनी में नहीं है, तो पत्ते लेट सूखते। जब हम पत्ते सूखने की बात करें तो शाम के टाइम में, इवनिंग में रोज बारिश हो रही थी। तो हमारी स्प्रे लेट हुई है, शेड्यूल खराब हुआ है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि इस साल और एक बड़ा रीजन है कि पाउडरी मिल्ड्यू बहुत आ रहा है। अगर आपके पत्तों ऐसे मुड़ चुके हैं या मुड़ने की उसमें है, तो इसका मतलब पाउडरी मिल्ड्यू है। आप इस बात का भी ध्यान रखें, पाउडर मिल्ड्यू भी बहुत स्पीड अप बहुत ज्यादा फैलता है बरसात में खास तौर पर। तो इसीलिए इसके लिए भी हमारे को जो भी हम सिस्टमेटिक फंगिसाइड डालते हैं, माइक्लोबुटानिन, थायोमिथेन, मिथाइल, खासतौर पर जैसे रोको इंडेक्स नाम से आप ब्रांड नेम से जानते हैं, कॉन्टाफ डालते हैं आप, हेक्साकोनाजोल, डेफनोकोनाजोल, कॉन्टाफ स्कोर, जो भी आप डालते हैं, तो वो सारा ही पाउडरी मिल्ड्यू के लिए और कॉर रोट के लिए होता है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि अगर पत्ता मुड़ गया तो आपके पाउडरी मिल्ड्यू है। अगर आप ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, फंगिसाइड्स नहीं करेंगे, तो पत्ता बंद होगा तो क्लोरोफिल भोजन कैसे बनाएगा? भोजन यहाँ से बनेगा, इस भाग से। तो अभी देखेंगे आप, अगर पत्तों को देखेंगे बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, किसी भी तरह का एग नहीं दिख रहे, किसी भी तरह का कीड़ा नहीं दिख रहा। तो जिन लोगों ने अभी एचएमओ करना है तो आप लोग एचएमओ की स्प्रे आजकल कर सकते हैं। बिशन सिंह बंडोल जी, वॉलनट के आकार का आप लोगों का सेब पहुंच चुका है, तो आपको कॉन्टेक्ट और सिस्टेमेटिक फंगिसाइड को मिक्स करके डालना है। और 12-6-22 कुछ ऐसे चीजें भी आप डाल सकते हैं टॉनिक के रूप में, या ट्राइकेंटानॉल को भी आप स्प्रे के माध्यम से दे सकते हैं, या आप बायोजाम, बायोविटा, कुछ इस टाइप में बायोस्टिमुलेंट भी डाल सकते हैं। सीवीड आप अमेज एक्सेल या कोई और टाइप का जो भी आप सीवीड आपको सही लगे, जो आपके इजीली अवेलेबल हो, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। एचएमओ पेटल फॉल की स्प्रे के साथ बिल्कुल सोनू कपरेट जी नहीं डालना है। अभी आप पेटल फॉल की स्प्रे कीजिए, ऑयल को आप अलग से कीजिए पीनट के आसपास। एचएमओ को नीम ऑयल कब करें? आप एचएमओ के साथ नीम ऑयल को मिक्स कर सकते हैं। अनिल मेहता जी, जगदीश कुमार जी, उन्हीं के साथ क्या डाल सकते हैं? फंगिसाइड आप ऐड कर दीजिए, जो भी आपका शेड्यूल है। इंडेक्स, तिपेश गुप्ता जी, इंडेक्स कैल्शियम बोरॉन पीस साइज पे बेस्ट ऑप्शन है। बिल्कुल अच्छा ऑप्शन है, आप लोग कर सकते हैं। मुझे ये लगता है कि अगर आप बोरॉन और कैल्शियम, तो कैल्शियम तो आप डाल सकते हैं। अगर यहाँ पर आप थोड़ा एनपीके में या पीके में जो कॉम्बिनेशन है उसको भी डालें तो ज्यादा रिजल्ट देगा, अगर आपकी क्रॉप अच्छी है। अंजुम शाही जी, 12-5-27 प्लस कैल्शियम 8% कैल्शियम ऑक्साइड, बिल्कुल ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। पीनट साइज पे एक एप्लीकेशन और वॉलनट साइज पे दूसरी एप्लीकेशन, ये बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है। दार जी, कैल्शियम स्प्रे आप किसी भी टाइप में अगर आप चिलेटेड फॉर्म में देते हैं तो स्प्लिट डोजिंग में आप पेटल फॉल से 20 ग्राम 20 ml से आप शुरू कर सकते हैं। 50 ml बढ़ते क्रम में स्प्लिट डोजेज में आप कैल्शियम देते रहे, जिससे आपके फ्रूट्स वेट अच्छा बनेगा। नजीर जी, फ्रूट टू फ्रूट में कितना गैप होना चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक बीमे में अगर आप एक फ्रूट रखते हैं तो लगभग 3 से लेकर 6 इंच का गैप, लगभग 1-2 बीमा बीच में खाली होना चाहिए, उसको आप पूरा साफ कर दे। तो अगर आप एक अच्छे डिस्टेंस पे रखेंगे लगभग 4 से 6 इंच पर, तो आपके फ्रूट साइज बहुत ही अच्छा बनेगा। गणेश जस्टा जी, बिल्कुल नेट लगाने के नुकसान भी है, क्या करें? हमारा जो
टेरेन है वो बहुत ही टफ है। फॉरेन में आप देखेंगे कि सीधी जमीन बनाते हैं वो लोग और नेटिंग लगाते हैं, वायर के साथ लगाते हैं और उसको एक स्लांट में देते हैं और उसमें ऑप्शन होता है बंद करने का, खोलने का। बर्फ गिरेगी तो बंद भी कर सकते हैं और ओला वो बिल्कुल गिर जाता है नीचे। मगर हमारा बहुत ही टफ टेरेन है। मगर हम फार्मर क्या कर सकते हैं, हम तो सिर्फ मेहनत कर सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं और वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमारे पास अवेलेबल है। फिलहाल मुझे ये लग रहा अभी भी कि हमारे जो एंटी हेल गन्स है अगर वो हर पंचायत में, हर एरियाज में लगे तो वो ज्यादा ऑप्शन, बेहतर ऑप्शन है। क्योंकि नेट का खर्चा, चढ़ाने का, उतारने का, और उसके बाद अगर बर्फ और ओला गिरता है वो उन लोगों से पूछे जिनके नुकसान हो चुके हैं। एंटी हेल गन अगर कामयाब हो जाती है, ऑल ओवर लग जाती है। अभी तो ये प्रॉब्लम है कि एक जगह लग रही है दूसरी जगह नहीं, वो बादल वहां जा रहे हैं, फिर वहां बरस रहे हैं, वहां ओला गिर रहा है। हो सकता है ये होगा, पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है कि क्या ये इन्वायरमेंट के लिए, नेचुरल सी बात है कि इन्वायरमेंट के लिए इतना फ्रेंडली तो नहीं हो सकता ये, अगर हम ऐसे ही आइडिया भी लगाए। मगर मेरा ये मानना है कि जो रेयरली इस्तेमाल होता है, लगभग 1 महीने के गैप में, वो भी जब मौसम खराब होगा तभी चलती है, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी प्रॉब्लम होगी। इससे थोड़ी प्रॉब्लम होगी। नेचुरल से कोई भी आप प्रकृति से छेड़छाड़ करेंगे वो आपके लिए दिक्कत जरूर देती है। दार जुनैद जी, मार्सोनीना, अल्टरनेरिया, प्री मेच्योर लीफ फॉल, कोई भी आपकी बीमारी है वो फंगेसाइड से कंट्रोल होती है। अपना शेड्यूल बढ़िया रखिए, रेगुलर फंगेसाइड का इस्तेमाल करते रहिए और पानी के पीएच पे विशेष ध्यान दीजिए, तभी आपकी दवाई काम करेगी। फ्रेश वाटर पे ज्यादा जाए तो ज्यादा अच्छी है। थायोफिनेट, मिथाइल, रोको की आप बात कर रहे हैं ऋषि चंदेल जी, 19 के साथ बिल्कुल आप डाल सकते हैं। रोको के साथ अभी के जो सॉफ्ट मॉलिक्यूल है वो बहुत बढ़िया रहते हैं, सिस्टेमेटिक खास तौर से। मुझे ये लगता है कि आज हमने अपनी जो बागवानी की बातें थी, जो चर्चा थी, वो पूर्ण कर दी है। हमारा मेनली फोकस था थोड़ा सा न्यूट्रिशन, थोड़ा सा डिजीज मैनेजमेंट, थोड़ा सा हमारा प्लांट। आप देखिए कि बहुत बड़े बड़े प्लांट है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इतना नहीं हो पाता है। आप देखिए कितने बड़े प्लांट है, लगभग 25-25, 30-30 फीट के हो गए। मगर फिर भी हम फ्रूट थिनिंग कर रहे हैं और ये पॉसिबल है जितना आप अभी इन्वेस्ट करेंगे। और ये कार्य भी आसान है, लेबर भी अच्छे से करती है और आप लोग भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बड़े पौधों में आप चढ़ के इसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बागवान साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे आज विदा लूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल, जय बागवान।